वेलकम बच्चों, आपका पुनः एक बार स्वागत करती हूँ आपकी अपनी कक्षा द केमिस्ट्री शिक्षा में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम बोर्ड के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं और आपकी बोर्ड की तैयारी दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रही है। उसी क्रम में आज हम तैयार करेंगे हमारी रसायन का चैप्टर 3 विद्युत रसायन। विद्युत रसायन के महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करूं तो जो आज 3 महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपको करवाऊंगी वो हैं धात्विक चालन और विद्युत अपघटनी चालन में अंतर, विशिष्ट प्रतिरोध एवं विशिष्ट चालकता, आणविक या मोलर एवं तुल्यांकी चालकता क्या है, इनके लिए व्यंजक कैसे निकालेंगे हम और इनकी इकाई। तो इन 3 प्रश्नों को आज हम इस वीडियो में देखेंगे, समझेंगे और समझने के बाद आप इसके पीडीएफ के लिंक से इसे याद करेंगे। पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो प्लीज़ जैसे ही आप इसे समझें और समझने के तुरंत बाद याद कीजिए और याद करने के बाद यदि आपने सुबह याद किया है तो शाम को लिख कर देखिए और शाम को याद किया है तो बिना देखे सुबह लिख कर देखिए, ताकि हमें कितना याद हुआ है ये हमें पता चले। तो लेट्स स्टार्ट। धात्विक चालन और विद्युत अपघटनी चालन में अंतर। बच्चों, धात्विक चालन और विद्युत अपघटनी चालन को शुरू करने से पहले मैं कुछ शब्द जिनकी परिभाषिक अर्थ आपको पता होने बहुत ज़रूरी हैं उनका नॉलेज आपको देना चाहूँगी। तो सबसे पहले तो हम ये देख लें कि विद्युत रसायन क्या है। विद्युत रसायन रसायन विज्ञान की वो शाखा होती है जिसमें हम विद्युत ऊर्जा के द्वारा रासायनिक परिवर्तन संपन्न कराते हैं या रासायनिक परिवर्तन द्वारा विद्युत ऊर्जा के उत्पन्न होने का अध्ययन करते हैं। रसायन विज्ञान की उस शाखा को हम विद्युत रसायन कहते हैं। रासायन विज्ञान की वो शाखा जिसमें से विद्युत ऊर्जा के द्वारा रासायनिक परिवर्तन होता है विद्युत अपघटनी रसायन कहलाती है। रासायन विज्ञान की वो शाखा जिसमें हम विद्युत ऊर्जा भेजेंगे और रासायनिक परिवर्तन होगा तो उसे क्या कहेंगे हम? विद्युत अपघटनी रसायन। और रासायन विज्ञान की वो शाखा जिसमें हम रासायनिक परिवर्तन से विद्युत ऊर्जा का उत्पन्न होना का अध्ययन करेंगे वो कहलाएंगे विद्युत रासायनिक सेल। तो विद्युत अपघटनी सेल, विद्युत रासायनिक सेल, 2 प्रकार के सेल हैं। विद्युत अपघटनी सेल में हम विद्युत ऊर्जा भेजेंगे और रासायनिक परिवर्तन होगा, मतलब वहाँ कोई ना कोई अपघटन होगा। विद्युत रासायनिक सेल में हम रासायनिक परिवर्तन कराएंगे और विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होगी। तो ये दोनों शब्द आपको दोनों का मीनिंग क्लियर होगा। रासायन विज्ञान की वो शाखा जिसमें विद्युत ऊर्जा से रासायनिक परिवर्तन या रासायनिक परिवर्तन से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होने का अध्ययन किया जाता है विद्युत रसायन कहलाती है। अब देखिए इसमें कुछ शब्द होते हैं चालकता, प्रतिरोध, जो आपने सुने होंगे। चालकता किसे कहते हैं? तो मान लीजिए आपने ये एक तार लिया है या आपने एक विलयन लिया है, इस विलयन में विद्युत धारा का बहना चालकता है। इस तार में विद्युत धारा का बहना, तो धारा के बहाव को हम क्या कहते हैं? चालकता। धारा का बहाव क्या कहलाता है? चालकता। किसी भी पदार्थ में धारा यदि बह रही है तो धारा के बहना उसको क्या कहेंगे हम? चालकता। जिस पदार्थ में विद्युत धारा बहती है वो सुचालक कहलाते हैं और वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा नहीं बहती वो कुचालक कहलाते हैं। ये तो आप जानते ही होंगे। में विद्युत धारा का बहना विद्युत अपघटनी चालकता कहलाता है। ठोसों में धारा का बहना धात्विक चालन कहलाता है। खैर, चालकता किसे कहते हैं? तो धारा के बहाव को हम क्या कहते हैं? चालकता। उसी तरह अगला शब्द है प्रतिरोध। प्रतिरोध किसे कहते हैं? तो नाम से ही समझ में आ रहा है कुछ अवरोध होगा ये। तो प्रतिरोध सबसे पहले याद रखिए, इसे आर से दर्शाते हैं और इसे सबसे पहले ओम नामक वैज्ञानिक ने अध्ययन किया था, इसलिए उन्हीं के सम्मान में प्रतिरोध की इकाई ओम होती है। अब ये प्रतिरोध होता क्या है? तो देखिए, यदि हमने यहाँ से 10 एम्पियर की धारा दी तो ये 10 एम्पियर की धारा कभी भी दूसरे सिरे पर पूरी नहीं पहुँचती। कुछ धारा इस चालक द्वारा रोक ली जाती है, उसके बहाव में रुकावट आती है। तो धारा के बहाव में आने वाली रुकावट, ये जो 2 एम्पियर की धारा रोक ली गई जिसके बहाव में रुकावट आई, उस धारा के बहाव को चालकता कहते हैं। और धारा के बहाव में जो रुकावट आती है उस रुकावट को हम क्या कहते हैं? प्रतिरोध। किसके बहाव में रुकावट? धारा के बहाव में। तो चालकता मतलब चालक में बहने वाली धारा उसकी चालकता है। चालक क्या होते हैं? तो चालक मतलब जिनमें से विद्युत धारा प्रवाहित होती है उन्हें सुचालक भी कहते हैं और वे पदार्थ जिनमें से धारा प्रवाहित नहीं होती वो कुचालक कहलाते हैं। प्लास्टिक, रबर, लकड़ी सब कुचालक हैं। लोहा, तांबा, चांदी सब सुचालक हैं। प्रतिरोध को आर से दर्शाते हैं, इसकी इकाई ओम होती है। ये क्या है? तो धारा के बहाव में आने वाली रुकावट क्या है? प्रतिरोध है।
अब देखिए, मैंने आपको बताया धारा दो तरह की बह सकती है। पहला कि ये किसी ठोस पदार्थ में बहे, तो किसी पदार्थ की ठोस अवस्था में विद्युत धारा का बहना धात्विक चालन कहलाता है, जो हमारा प्रश्न है। और किसी पदार्थ के जलीय विलयन या पिघली अवस्था में विद्युत धारा का बहना विद्युत अपघटनी चालन कहलाता है। और धात्विक चालन और विद्युत अपघटनी चालन में अंतर एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो पहला अंतर तो ये हो गया कि किसी पदार्थ की ठोस अवस्था में विद्युत धारा का बहना धात्विक चालन है, और किसी पदार्थ के जलीय विलयन या उसकी पिघली अवस्था में, जलीय विलयन ले या उसकी पिघली अवस्था में विद्युत धारा का बहना क्या है? पिघली अवस्था में विद्युत धारा का बहना विद्युत अपघटनी चालन है। देखिए, जो शुद्ध जल होता है ये विद्युत का कुचालक होता है। जब जल में कोई विद्युत अपघट्य घुल जाता है तो वो सुचालक हो जाता है, उसमें विद्युत धारा बहने लगती है। तो किसी पदार्थ की ठोस अवस्था में विद्युत धारा का बहना क्या कहलाता है? धात्विक चालन। किसी पदार्थ की जलीय विलयन या पिघली अवस्था में विद्युत धारा का बहना क्या कहलाता है? विद्युत अपघटनी चालन। दूसरा, ये जो धात्विक चालन होता है ये मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। धातु के पास मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसके कारण उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। विद्युत अपघटनी चालन, जब धातु को, किसी भी लवण को, विद्युत अपघट्य को हम जल में घोलते हैं तो वो आयनों में बढ़ता है, तो ये आयनों के कारण होता है। इसका कारण क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉन। धात्विक चालन का कारण क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉन। और विद्युत अपघटनी चालन का कारण क्या है? आयन। धात्विक चालन में जब आप ताप बढ़ाएंगे तो ताप बढ़ाने पर धात्विक चालकता के मान में कमी आती है। धात्विक चालन का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाता है? क्योंकि ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ जाता है। तो ताप बढ़ाने पर धात्विक चालकता के मान में क्या आती है? कमी आती है, जबकि ताप बढ़ाने पर विद्युत अपघटनी चालकता के मान में वृद्धि होती है। तो पहले में हमने परिभाषा दी, किसी पदार्थ की ठोस अवस्था में विद्युत धारा का बहना धात्विक चालन है, किसी पदार्थ के जलीय विलयन या पिघली अवस्था में विद्युत धारा का बहना विद्युत अपघटनी चालन है। धात्विक चालन मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है, विद्युत अपघटनी चालन आयनों के कारण होता है। ताप बढ़ाने पर धात्विक चालकता के मान में कमी आती है, ताप बढ़ाने पर विद्युत अपघटनी चालकता के मान में वृद्धि होती है। अब जो धात्विक चालन है इसमें पदार्थ के रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं आता। देखिए, आपने देखा होगा कॉपर की तार, आपके घर में तार लगे हुए हैं, रास्ते में आप चलते हैं तो खंभों पर एल्यूमिनियम के इतने मोटे मोटे तार लगे हैं, लेकिन जब भी इनमें विद्युत धारा बह रही है तो कभी भी गुणों में कोई परिवर्तन नहीं आता। जो कॉपर है वो कॉपर ही रहेगा, जो एल्यूमिनियम है वो एल्यूमिनियम ही रहेगा, गुण परिवर्तित नहीं होंगे। लेकिन विद्युत अपघटनी चालन में गुणों में क्या, रासायनिक गुणों में क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। क्योंकि जैसे मान लीजिए आपने NaCl सोडियम क्लोराइड लिया था, इसमें विद्युत धारा आपने बहाई, तो विद्युत धारा बहने पर सोडियम और क्लोरीन अलग हो जाएंगे, गुण पूर्णतः क्या होंगे? बदल जाएंगे। सोडियम क्लोराइड नमक है और सोडियम ऐसी धातु है जिसे मिट्टी के तेल में रखना पड़ता है, क्लोरीन तीक्ष्ण गंध वाली गैस है। तो दोनों के गुणों में क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। धात्विक चालन में पदार्थ का स्थानांतरण नहीं होता, जो जहाँ था, जैसी तार आपने खंभों पर लगाई है, जैसी तार आपने घर में लगाई है वो वैसी की वैसी ही रहती हैं। लेकिन इसमें जब हम किसी पदार्थ का जलीय विलयन लेकर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो धनात्मक भाग कैथोड पर और ऋणात्मक भाग एनोड पर मुक्त होता है, मतलब पदार्थ स्थानांतरित हो जाते हैं। तो ये 5 अंतर थे आपके किसमें? धात्विक चालन और विद्युत अपघटनी चालन में। इनको एक बार क्विक रिवीजन करवाती हूँ। किसी पदार्थ की ठोस अवस्था में विद्युत धारा का बहना धात्विक चालन है, किसी पदार्थ के जलीय विलयन या पिघली अवस्था में विद्युत धारा का बहना विद्युत अपघटनी चालन है। यहाँ आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो शुद्ध जल होता है ये विद्युत का कुचालक होता है। धात्विक चालन मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। यदि आपको याद हो तो आप एक प्रश्न 10वीं से पढ़ते आ रहे हैं कि हीरा विद्युत का कुचालक और ग्रेफाइट सुचालक है, क्यों? उससे भी इसे याद रख सकते हैं कि ग्रेफाइट में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसलिए वो विद्युत का सुचालक होता है। तो धात्विक चालन मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है, जबकि विद्युत अपघटनी चालन पदार्थ जैसे ही जल में घोला जाता है या उसे पिघलाया जाता है तो वो अपने आयनों में टूटता है, जिसके कारण उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो विद्युत अपघटनी चालन आयनों के कारण होता है। ताप बढ़ाने पर धात्विक चालकता के मान में कमी आती है। क्यों? क्योंकि जो आपकी तार है जब ताप बढ़ाएंगे तो उसकी लंबाई बढ़ेगी, लंबाई जैसे जैसे बढ़ेगी प्रतिरोध बढ़ेगा। और विद्युत अपघटनी चालकता के मान में क्या होती है? वृद्धि, क्योंकि आयनों को गति, जैसे ही आप ताप देंगे उन्हें ऊर्जा मिलेगी और वो विपरीत दिशा में शीघ्रता से गति करना शुरू करेंगे। धात्विक चालन के दौरान पदार्थ के रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसमें रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है। धात्विक चालन में पदार्थ का स्थानांतरण नहीं होता, जबकि विद्युत अपघटनी चालन में पदार्थ का स्थानांतरण होता है। तो ये 5 पॉइंट आपको धात्विक चालन और विद्युत अपघटनी चालन में याद रखने हैं, और ये था आज का हमारा पहला प्रश्न। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट चालकता। देखिए जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि किसी भी चालक में, किसी भी तार में धारा का बहना चालकता कहलाता है, और धारा के बहाव में जो रुकावट आएगी उस रुकावट को हम कहते हैं प्रतिरोध। चालकता को हम C से दर्शाते हैं और प्रतिरोध को हम R से दर्शाते हैं। ये जो चालकता है इसका मापन हम कभी भी सीधे नहीं कर सकते कि इसमें कितनी धारा बह रही है। हम ये देखते हैं कि इस तार का, मान लीजिए मैं 10 एम्पियर की धारा यहाँ से दे रही हूँ, इस तार का प्रतिरोध कितना है। यदि प्रतिरोध 2 एम्पियर है तो चालकता कितनी हो जाएगी, 8 एम्पियर। यदि प्रतिरोध 3 एम्पियर है तो यहाँ मिलने वाली धारा कितनी हो जाएगी, 7 एम्पियर। किसी भी चालक में जो धारा बह रही है वो उसकी चालकता, और जो रुकावट है वो उसका प्रतिरोध। चालकता का मापन हम सीधे नहीं कर सकते। चालकता को किससे दर्शाया जाता है, C से। तो चालकता को मापते कैसे हैं, तो ये चालकता प्रतिरोध का व्युत्क्रम होती है। प्रतिरोध को R से दर्शाया जाता है, और R की इकाई जिन्होंने इसे खोजा था उसके सम्मान में ओम होती है, इसलिए चालकता की इकाई ओम इनवर्स होती है। तो चालकता की इकाई क्या है, ओम इनवर्स। इसकी एसआई इकाई सीमेंस भी कहा। एसआई इकाई क्या है, सीमेंस। ओम इनवर्स बोले या सीमेंस बोले एक ही बात है। अब यही चालकता कब विशिष्ट बन जाती है, या ये प्रतिरोध कब विशिष्ट प्रतिरोध बनता है, ये हमें देखना है। पूरी तार में जो धारा बह रही है वो क्या है, चालकता। पूरी तार में जो धारा रोक ली गई वो उसका क्या है, प्रतिरोध। तो यदि हम विशिष्ट शब्द लगा रहे हैं तो विशिष्ट में हम कारकों को क्या कर देते हैं, स्थिर कर देते हैं। यदि किसी चालक की लंबाई 1 सेंटीमीटर और उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल जो है बेटा, ये मोटाई जिसे हम बोलते हैं, इसे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बोला जाता है। यदि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल लंबाई 1 सेंटीमीटर और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 वर्ग सेंटीमीटर हो, लंबाई गुणित चौड़ाई जो ये है ये 1 वर्ग सेंटीमीटर हो, तो इस स्थान में जो धारा बहेगी, मतलब इस पूरे में जो रुकावट आ रही थी वो प्रतिरोध थी, लेकिन इस छोटे से क्षेत्र में जो रुकावट आएगी उस प्रतिरोध को हम क्या कहेंगे, विशिष्ट प्रतिरोध। ये बात समझ में आई? तो हम इसको सीधे से कह दें कि 1 घन सेंटीमीटर आयतन का जो प्रतिरोध होता है वो प्रतिरोध कौन सा प्रतिरोध कहलाता है, विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। पूरी तार में जो धारा रुक रही थी वो प्रतिरोध था, लेकिन इस छोटे से 1 घन सेंटीमीटर क्षेत्र द्वारा जो धारा रोकी गई है, उस धारा को जो रोक लिया गया है, धारा को जिसको बहने नहीं दिया गया है इस छोटे से क्षेत्र द्वारा, उसे उसका कौन सा प्रतिरोध कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध। जब चालक की लंबाई 1 सेंटीमीटर और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 वर्ग सेंटीमीटर होगा, या हम ये कहें कि 1 घन सेंटीमीटर क्षेत्र के आयतन के प्रतिरोध को क्या कहा जाता है, विशिष्ट प्रतिरोध। देखिए अब इसके लिए हम व्यंजक कैसे निकालते हैं। प्रतिरोध को किससे दर्शाया जाता है, R से। ये प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है। ये निशान समानुपाती का है, और समानुपाती से तात्पर्य होता है यदि लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध बढ़ेगा। मतलब आपका तार यदि इतना बड़ा है तो इसमें 1 एम्पियर का प्रतिरोध है, यदि 1 ओम का प्रतिरोध है यदि इसका, और तो आपने तार लंबा किया तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा, और तार लंबा किया और प्रतिरोध, जैसे जैसे लंबाई बढ़ेगी प्रतिरोध बढ़ता जाएगा। समानुपाती का मतलब होता है। और ये प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब जैसे जैसे आप तार की डाया बढ़ाते जाएंगे, तार की मोटाई बढ़ाते जाइए, प्रतिरोध कम होता जाएगा। व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपात मतलब कम होगा। तो प्रतिरोध लंबाई के क्या होता है, समानुपाती, और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। ए को क्या कहते हैं, एल क्या है, चालक की लंबाई, और ए क्या है, उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अब यदि मैं इन दोनों समीकरणों को मिलाऊं तो मुझे मिलेगा R समानुपाती L/A। जब भी हम कहीं से समानुपाती हटाते हैं हम क्या लगाते हैं, बराबर, और स्थिरांक, यहाँ हमने ये रो स्थिरांक लगाया, इसे क्या कहते हैं, रो, और ये विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। ये क्या कहलाता है, विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। अब देखिए, यदि मैं लंबाई 1 सेंटीमीटर ले लूँ, जैसा हमने यहाँ कहा था, लंबाई 1 सेंटीमीटर ले लूँ, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 वर्ग सेंटीमीटर ले लूँ, तो जो प्रतिरोध है उसी प्रतिरोध को हम क्या कहेंगे, विशिष्ट प्रतिरोध। बराबर आ रहे हैं दोनों।
अब जिसको परिभाषित करना है, पहले भी मैं कई बार सिखा चुकी हूँ आपको कोई परिभाषा हम कैसे बनाते हैं। जिसे परिभाषित करना है पहले नंबर पर हमें पता होना चाहिए, इसको हम विशिष्ट प्रतिरोध कह रहे हैं, ये प्रतिरोध है, ये लंबाई है, ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। अब देखिए परिभाषा कैसे बनाएंगे। तो किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध प्रतिरोध के बराबर होता है, जो दिख रहा है सिर्फ उसी शब्दों में लिखना है। किसी चालक का प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर होता है, और तीसरे नंबर पे वो आपको स्थितियां बता देनी है। यदि चालक की लंबाई 1 सेंटीमीटर और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 वर्ग सेंटीमीटर हो, तो जितना प्रतिरोध था वही प्रतिरोध कौन सा प्रतिरोध कहलाता है, विशिष्ट प्रतिरोध। मतलब हमें R बराबर मिल गया रो इंटू एल अपॉन ए। यदि आपको प्रतिरोध निकालना है, विशिष्ट प्रतिरोध पता है, लंबाई पता है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पता है, तो आप क्या निकाल सकते हैं, उस पूरे चालक का प्रतिरोध निकाल सकते हैं। R बराबर रो इंटू एल अपॉन ए। लेकिन हम अभी प्रतिरोध नहीं, हम क्या निकालने के लिए व्यंजक की व्युत्पत्ति कर रहे हैं, विशिष्ट प्रतिरोध के लिए। तो देखिए विशिष्ट प्रतिरोध के लिए ये व्यंजक क्या होगा, हमें क्या मिल गया है, R बराबर रो इंटू एल अपॉन ए मिला है। हमें रो की गणना करनी है। यदि समीकरण समझ में ना आ रहा हो तो जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1 लिखा जाता है, दोनों को तिर्यक गुणा करके बराबर पर लाते हैं। तो क्या मिल जाएगा, R इंटू ए रो इंटू एल। गणना किसकी करनी है, रो की। बाईं ओर ले जाएंगे रो को, तो क्या बचा, R इंटू ए, उसके साथ वाली राशि नीचे चली जाएगी। तो आपके विशिष्ट प्रतिरोध के लिए आपका व्यंजक क्या आ गया, तो विशिष्ट प्रतिरोध के लिए व्यंजक आ गया R इंटू ए अपॉन एल, जहाँ R प्रतिरोध, ए अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और एल क्या है, लंबाई। इतना क्लियर है। तो देखिए हम जानते हैं प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती। दोनों को मिलाया समीकरण 1 और 2 को, तो R समानुपाती एल अपॉन ए। समानुपाती हटाया तो रो लगाया। यहाँ रो क्या था, विशिष्ट प्रतिरोध था। रो बराबर निकाला तो R इंटू ए अपॉन क्या आ गया, एल। अब इसके लिए यदि हमें विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई निकालनी है कि विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या है, तो विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई देखिए क्या आएगी, R की इकाई, R प्रतिरोध है, प्रतिरोध की इकाई होती है ओम। ए क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल की इकाई होती है सेंटीमीटर का स्क्वायर। लंबाई गुणित चौड़ाई, और लंबाई का मात्रक क्या आएगा, सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कटा तो आपकी विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई आ गई ओम सेंटीमीटर। क्लियर है। प्रतिरोध था केवल तो इसकी इकाई क्या थी, ओम। विशिष्ट प्रतिरोध विशिष्ट है, उतने पूरे में जो धारा रुकावट आ रही थी वो क्या था, आपका प्रतिरोध, और 1 घन सेंटीमीटर में जो रुकावट आई वो विशिष्ट प्रतिरोध। और विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई ओम सेंटीमीटर। क्लियर है। तो ये आपका क्या था, विशिष्ट प्रतिरोध। अब हम देखते हैं विशिष्ट चालकता। जिस तरह चालकता मतलब पूरे तार में बहने वाली धारा उसकी चालकता है। पूरे तार में बहने वाली उसकी क्या है, चालकता है। पूरे तार में आने वाली रुकावट प्रतिरोध था। 1 घन सेंटीमीटर का प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध था। ठीक उसी तरह इस 1 घन सेंटीमीटर क्षेत्र में जितनी धारा बह रही है, इस 1 घन सेंटीमीटर में बहने वाली धारा उसकी कौन सी चालकता कहलाएगी, विशिष्ट चालकता। यदि आपको विलयन दिया गया है तो इस पूरे विलयन में जितनी धारा का रुकावट आ रहा था वो प्रतिरोध था, लेकिन इस छोटे से आयतन 1 घन सेंटीमीटर आयतन में जो रुकावट आएगी वो विशिष्ट प्रतिरोध। पूरे में जो धारा बह रही है वो चालकता, इस छोटे से एरिया में जो धारा बहेगी वो विशिष्ट चालकता। क्लियर है ये बात। अब देखिए जिस तरह चालकता की गणना हम सीधे नहीं कर सकते थे, वो प्रतिरोध का व्युत्क्रम होती है, उसी तरह विशिष्ट चालकता को हम कप्पा से दर्शाते हैं। इस साइन को क्या बोलते हैं, कप्पा। और कप्पा जो है किसका व्युत्क्रम होती है, विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम होती है। अब हम जानते हैं विशिष्ट प्रतिरोध बराबर है R इंटू ए अपॉन एल, क्योंकि हम पहले ही निकाल चुके हैं कि विशिष्ट प्रतिरोध R इंटू ए अपॉन एल ओ प्रतिरोध गुणित अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बटे लंबाई का अनुपात क्या कहलाता है, विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। अब यदि इसे मैं पलटूँ तो ये क्या हो जाएगा, तो कप्पा बराबर आएगा 1/R इंटू एल अपॉन ए। एल कहाँ आएगा, एल ऊपर जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/R इंटू एल अपॉन ए। यहाँ पर कप्पा बराबर
आर की इकाई क्या है, यदि हम कप्पा की इकाई निकालें तो आर की इकाई होती है ओम, लंबाई की इकाई है सेंटीमीटर, क्षेत्रफल की इकाई है सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हुआ, आपका ओम नीचे में बच रहा है, ऊपर इनवर्स, सेंटीमीटर नीचे में है तो इनवर्स। प्रतिरोध की इकाई ओम सेंटीमीटर थी तो कप्पा विशिष्ट चालकता की इकाई क्या हो गई, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। क्योंकि ओम इनवर्स सीमेंस होता है इसलिए सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स भी इसकी ऐसा ही इकाई होगी। इतना क्लियर है? तो ओम को सीमेंस भी हम कह सकते हैं। तो कप चालकता प्रतिरोध का व्युत्क्रम है, विशिष्ट चालकता विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम है। विशिष्ट चालकता कहते किसे हैं, तो 1 घन सेंटीमीटर की चालकता, उस छोटे से क्षेत्र की जो चालकता है वो क्या कहलाती है, विशिष्ट चालकता। और इसकी इकाई क्या आएगी, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। अब देखिए, यदि हमने मान लीजिए कोई एक सेल बना लिया था, यदि हमने एक सेल बनाया था, उसमें चालक की लंबाई L सेंटीमीटर थी और उनके जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल था ये एक A था। तो एक बार जो आपने चालक सेल बना लिया है उसमें ना तो इलेक्ट्रोड की लंबाई बार बार बदलनी है, ना उनके बीच की दूरी बदलनी है, ना क्षेत्रफल बदलना है। तो ये L/A हमेशा एक स्थिरांक के बराबर होता है, उस स्थिरांक को हम कहते हैं सेल स्थिरांक और इसे G से दर्शाया जाता है। तो सेल स्थिरांक क्या है, तो किसी भी चालक सेल के इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी या उसकी लंबाई और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का अनुपात सदैव एक स्थिरांक के बराबर होता है। उस स्थिरांक को हम कौन सा स्थिरांक कहते हैं, सेल स्थिरांक। सेल स्थिरांक को किससे दर्शाया जाता है, G से। तो इस कप्पा की जगह यदि मैं 1/R × G लिख दूं तो ये गलत नहीं होगा। G किसको बता रहा है, सेल स्थिरांक को। सेल स्थिरांक मतलब चालकता सेल की लंबाई और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हमेशा एक सेल के लिए क्या रहते हैं, स्थिर रहते हैं, एक स्थिरांक के बराबर होगा एक सेल के लिए यह हमेशा, इसलिए इस स्थिरांक को सेल स्थिरांक कहते हैं। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, कप्पा बराबर G/R। सेल स्थिरांक को यदि प्रतिरोध से भाग दे दिया जाए तो भी विशिष्ट चालकता की गणना की जा सकती है। तो ये आपका दूसरा प्रश्न था। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, यदि मैं कहूँ चालकता तो चालकता मतलब बहने वाली धारा, इसे C से दर्शाते हैं। यदि मैं कहूँ प्रतिरोध तो चालकता के बहाव में आने वाली धारा के बहाव में आने वाली रुकावट, इसे R से दर्शाते हैं। R की इकाई ओम होती है। चालकता को कभी भी सीधे नहीं माप सकते, ये किसके व्युत्क्रम होती है, प्रतिरोध का व्युत्क्रम होती है, इसलिए इसकी इकाई ओम इनवर्स होती है। विशिष्ट प्रतिरोध को किससे दर्शाते हैं, तो विशिष्ट प्रतिरोध को रो से दर्शाया जाता है। रो बराबर R × A/L होता है। इसकी इकाई क्या आती है, सेंटीमीटर। विशिष्ट चालकता क्या है, तो 1 घन सेंटीमीटर में बहने वाली धारा विशिष्ट चालकता है, इसे कप्पा से दर्शाते हैं। कप्पा विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम होती है। इसके लिए यदि हम मात्रक निकालें या व्यंजक निकालें तो 1/R × L/A। ये L/A सेल स्थिरांक है जिसे G से दर्शाते हैं। इसलिए कप्पा बराबर, यदि हमें सेल स्थिरांक दिया गया हो तो सूत्र ये भी हो सकता है कि सेल स्थिरांक को प्रतिरोध से भाग दे दें तो हमें क्या मिल जाएगी, विशिष्ट चालकता। इसकी इकाई क्या आएगी, तो ओम नीचे आता है तो ओम इनवर्स, L का सेंटीमीटर स्क्वायर से कटा तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। अब देखिए, यदि सेल स्थिरांक की इकाई पूछी जाए, कई बार प्रश्नों में पूछी गई है और बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेल स्थिरांक की इकाई बताइए। तो सेल स्थिरांक को G से या X से भी दर्शाते हैं। किसी भी, देखिए परिभाषा आपको याद करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। यदि हमें ये L/A पता है तो परिभाषा हमसे स्वयं बननी चाहिए। किसी भी चालकता सेल का सेल स्थिरांक उसकी इलेक्ट्रोडों की लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात, जब बटे में होता है तो कौन सा शब्द लगाते हैं हम, अनुपात के बराबर होता है। अब लंबाई की इकाई सेंटीमीटर, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल की मात्रक जो है क्या होगा, सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये कटा तो आपके जो चालकता सेल की स्थिरांक की इकाई है वो क्या आ जाएगी, सेंटीमीटर इनवर्स की इकाई ओम, चालकता की इकाई ओम इनवर्स, विशिष्ट प्रतिरोध ओम सेंटीमीटर और विशिष्ट चालकता ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। क्लियर है। विशिष्ट प्रतिरोध रो बराबर क्या होता है, R × A/L होता है। यहाँ R प्रतिरोध, A अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, लंबाई सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कटा तो इसकी इकाई क्या आएगी विशिष्ट प्रतिरोध की, ओम सेंटीमीटर। विशिष्ट चालकता की इकाई इन पर इनवर्स लगेगा तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। सेल स्थिरांक क्या है, तो चालकता सेल में इलेक्ट्रोड की लंबाई और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का अनुपात सदैव स्थिर रहता है। ये एक स्थिरांक के बराबर होता है जिसे सेल स्थिरांक कहते हैं। इसकी इकाई क्या होती है, सेंटीमीटर इनवर्स। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा।
तो इन सूत्रों को याद कर लीजिए, ये बहुत काम के हैं। इन पर आपको न्यूमेरिक भी आएंगे, तो इन सूत्रों की सहायता से आप उन संख्यात्मक प्रश्नों को भी हल कर सकेंगे। अब हम हमारे अगले तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आणविक चालकता या मोलर चालकता से क्या तात्पर्य है, इसके लिए व्यंजक की व्युत्पत्ति कीजिए और इकाई बताइए। उसी तरह तुल्यांकी चालकता क्या है, उसके लिए व्यंजक की व्युत्पत्ति बताइए। ये दोनों हम एक साथ अध्ययन करेंगे, दोनों बिल्कुल एक समान है। एक को आप याद करेंगे, दूसरा आपसे अपने आप बन जाएगा। तो सबसे पहली बात याद रखिए, आणविक या मोलर चालकता को हम लैम्डा एम से दर्शाते हैं। इसे हम किससे दर्शाते हैं, लैम्डा ई क्यू से दर्शाते हैं। ये भी कप्पा इंटू वी के बराबर होती है, ये भी कप्पा इंटू वी के बराबर होती है। और कप्पा हम जानते हैं, कप्पा किसी भी चालकता सेल की कौन सी चालकता है, विशिष्ट चालकता। तो कप्पा तो यहाँ भी विशिष्ट चालकता होगी। देखिए, मैंने आपको पहले भी बोला है कि परिभाषाएं याद करने की आवश्यकता नहीं होती। यदि हमें पता है कि कौन कौन क्या है तो परिभाषा हम बना सकते हैं। ये मोलर चालकता है, ये विशिष्ट चालकता है, ये आयतन है। ये तुल्यांकी चालकता है, ये विशिष्ट चालकता है, ये आयतन है। हम पहले मोलर चालकता को समझ लेते हैं, उसको फिर हम बाद में देखेंगे। तो किसी विलयन की मोलर चालकता विशिष्ट चालकता और आयतन v का गुणनफल होती है। चूंकि दोनों जगह आयतन v और कप्पा है, मतलब कुछ तो अंतर इस आयतन v में होगा। विशिष्ट चालकता तो बदल नहीं सकती। तो किसी विलयन की आणविक या मोलर चालकता विशिष्ट चालकता और आयतन v के गुणनफल के बराबर होती है, जहां v ml में वो आयतन होता है जिसमें पदार्थ का 1 मोल घुला हो। क्लियर है परिभाषा? किसी विलयन की मोलर या आणविक चालकता विशिष्ट चालकता और आयतन v के गुणनफल के बराबर होती है, जहां v ml में वो आयतन है जिसमें पदार्थ का 1 मोल घुला है। उसी तरह तुल्यांकी चालकता में हम क्या कहेंगे, किसी विलयन की तुल्यांकी चालकता विशिष्ट चालकता और आयतन v के गुणनफल के बराबर होती है, जहां v ml में वो आयतन होता है जिसमें पदार्थ का 1 ग्राम तुल्यांक भार घुला हो। तुल्यांकी चालकता में तुल्यांक भार घुलेगा और आणविक चालकता में 1 मोल, मोलर चालकता में। सिर्फ अंतर दोनों में यही है। इसे लैम्डा एम से दर्शाते हैं, इसे लैम्डा आई क्यू से दर्शाते हैं। तो किसी विलयन की आणविक चालकता विशिष्ट चालकता और आयतन v के गुणनफल के बराबर होती है, जहां v ml में वो आयतन है जिसमें पदार्थ का 1 मोल घुला है। उसी तरह तुल्यांकी चालकता, एक को याद करेंगे तो दूसरे को याद करना आसान है। सिर्फ मोल की जगह ग्राम तुल्यांक याद रखना है। तुल्यांकी चालकता किसी विलयन की विशिष्ट चालकता और आयतन v के गुणनफल के बराबर होती है, जहां v ml में वो आयतन होता है जिसमें पदार्थ का 1 ग्राम तुल्यांक भार घुला हो। क्लियर है? अब देखिए, इसके लिए हम व्यंजक कैसे निकालेंगे। मान लीजिए मैंने आपको कहा कि m मोल पदार्थ 1000 ml में घुला हो, तो 1 मोल पदार्थ कितने में घुला होगा? 1 मोल घुला होगा 1000, इन दोनों का गुणा होगा, m नीचे आएगा, 1000 बटे m में। हम जानते हैं v ml में वो आयतन होता है जिसमें 1 मोल घुला है, मतलब ये 1 मोल जितने में घुला है वो हमारे v के बराबर है। m मोल पदार्थ यदि 1000 ml में घुला था तो 1 मोल घुला होगा 1000 बटे m में, जिसमें 1 मोल घुला है वो हमारा आयतन v है। मतलब इसे हम समीकरण 1 में v के स्थान पर रख सकते हैं। तो हमारा समीकरण क्या आएगा, लैम्डा m बराबर कप्पा इंटू 1000 अपॉन m। अब इसके लिए इकाई देखिए कितनी आसानी से निकलेगी। कप्पा की इकाई हम जानते हैं ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ml में आयतन है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई मतलब सेंटीमीटर का क्यूब, m की इकाई मोल। सेंटीमीटर 3 था, 1 माइनस है, घात घटेगी, क्या आ जाएगा, ओम इनवर्स सेंटीमीटर का स्क्वायर मोल इनवर्स। ये किसकी इकाई हो गई आपकी, आणविक चालकता की इकाई। और ये किसके लिए व्यंजक हो गया, आणविक चालकता के लिए व्यंजक। इसी तरह यदि आणविक चालकता हो गई है तो विशिष्ट चालकता करना, तुल्यांकी चालकता करना बेहद आसान।
लैम्डा EQ इक्वल टू कप्पा इंटू V किसी विलयन की तुल्यांकी चालकता, विशिष्ट चालकता और आयतन V का गुणनफल होती है, जहां V ml में वो आयतन होता है जिसमें पदार्थ का 1 ग्राम तुल्यांक घुला हो। अब हमने माना n ग्राम तुल्यांक कितने में घुले थे, तो n ग्राम तुल्यांक हमने 1000 ml में घोला था। तो 1 ग्राम तुल्यांक कितने में घुला होगा, 1 ग्राम तुल्यांक घुलेगा 1000/n में। हमारे लिए वो आयतन हो जाएगा जिसमें 1 ग्राम तुल्यांक घुला है वो V। मतलब यहाँ पर V बराबर हमें मिल गया 1000/n। ये समीकरण हमारा 2 से मान 1 में रखा तो हमारा लैम्डा EQ क्या आ गया, कप्पा इंटू 1000/n। कप्पा की इकाई ठीक वैसे ही ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, आयतन है ml में क्यूबिक सेंटीमीटर और इसकी इकाई ग्राम तुल्यांक इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट। एक कट जाएगा, इकाई क्या आएगी, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स या ग्राम तुल्यांक इनवर्स हिंदी में लिख दीजिए। तो बच्चों ये आज आपके 3 महत्वपूर्ण प्रश्न थे विद्युत रसायन के, जिनमें से आणविक चालकता, मोलर चालकता की इस बार प्रबल संभावनाएं हैं कि वो आएंगे। आपको इसमें मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा कि बहने वाली धारा को चालकता, आने वाली रुकावट को प्रतिरोध, छोटे से एरिया का रुकावट विशिष्ट प्रतिरोध, छोटे से 1 घन सेंटीमीटर की चालकता विशिष्ट चालकता। यदि हमें आणविक चालकता, तो किसी भी विलयन में यदि हमने पदार्थ का 1 मोल घोल दिया है तो उसकी जो चालकता होगी वो आणविक चालकता कहलाएगी। यदि किसी विलयन में हमने पदार्थ का 1 ग्राम तुल्यांक घोला है और धारा नाप रहे हैं तो जो चालकता होगी वो तुल्यांक की चालकता कहलाएगी। और इनकी इकाइयाँ क्या होंगी ये क्लियर हो गया होगा। इनके नोट्स PDF फॉर्म में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। पहले इसे समझिए और फिर याद करिए, और याद करने के बाद प्लीज़ इसे लिखकर ज़रूर देखिए, बिना देखे कि आपसे कहाँ गलती हो रही है या आपको कहाँ कन्फ्यूजन है। और यदि आपको इसमें कुछ भी समझ में नहीं आता है या आपको कोई कन्फ्यूजन लगता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर कमेंट ज़रूर कीजिए। और आप इससे पहले के 2 चैप्टर जो हम कर चुके हैं, विलयन और रासायनिक बलगत की, उनकी प्लेलिस्ट आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। उनके महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी साथ साथ में रिवीजन ज़रूर करते रहिए। अच्छे से याद करें और अच्छे अंक लेकर आप इस साल परीक्षा में उत्तीर्ण हों। इसके लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू स्टूडेंट्स।